Hello class 12th student. Today we will solve some numericals based on magnetic field unit. So as you know that we have covered up that first of all magnetic effect of electric current and second is magnetostatics. So magnetostatic is basically a theoretical chapter, very less numericals are given there. So we will start with magnetic effect of electric current chapter, and before this I want to tell you one thing कि yes you have to keep a note copy and write down the formula before solving numericals. So first of all you must know each and every formula and related cases. The cases are important here. So first numerical is a circular loop of 1 turn. तो circular loop का केस आपने पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में. तो सबसे पहले आप उसको फॉर्मूला रिकॉल कर लो. पी पॉइंट पर है सेंटर पे और यहाँ पर आई करंट फ्लो कर रही है. ये सेंटर पॉइंट है. लेट द रेडियस इज कैपिटल आर. इफ़ यू आर टेकिंग द रेडियस हियर, सो जैसे ही क्वेश्चन में आया सर्कुलर लूप, यू हैव टू स्टार्ट विद दिस डेरिवेशन एंड डेरिवेशन फिगर एंड कॉरस्पॉन्डिंग फार्मूला. सो फार्मूला क्या था इसमें? मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पर कितनी आती है? म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल 3/2. तो ये फार्मूला आपको तब माइंड में आएगा जब आपने डेरिवेशन की होगी और उस पर प्रैक्टिस भी की होगी. सो हियर द केस इज वी विल सॉल्व हियर अकॉर्डिंग टू द गिवन न्यूमेरिकल स्टेटमेंट. व्हाट इज द केस हियर? A circular loop of 1 turn carries a current 5 ampere. Write down the data. 5 ampere current है circular loop में. If the magnetic field at center is, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है 0.2 मिली टेस्ला. एसआई यूनिट में तुरंत कन्वर्ट करना है. सो 0.2 10⁻³ टेस्ला. दिस वन इज द मैग्नेटिक फील्ड. यू हैव टू फाइंड आउट रेडियस आर हियर. आर निकालने के लिए करंट दी हुई है क्वेश्चन में. आपको इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करना है अकॉर्डिंग टू द केस. सो केस इज व्हाट? द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एट द सेंटर. सो यू विल टेक x इज इक्वल टू 0. व्हाट इज द x distance here? The distance from center to the point P. तो x को आप क्या कर दोगे? 0 कर दो. तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ आर क्यूब. ये r आ गया. n की वैल्यू क्वेश्चन में 1 दी हुई है. हैविंग 1 टर्न क्वेश्चन में गिवन है. सो दिस फॉर्मूला विल बी मॉडिफाइड एज म्यू नॉट आई ओवर 2r. क्लियर? तो आपने सबसे पहले तो फार्मूला निकालिए अकॉर्डिंग टू केस. नाउ नेक्स्ट थिंग इज वी विल अप्लाई द वैल्यू. सो बी वैल्यू इज गिवन हियर 0.2 10⁻³ म्यू नॉट ओवर 2 की वैल्यू कितनी होगी? म्यू नॉट ओवर 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁷. और ये सारे डेटा आपको प्रैक्टिस से अपने आप ही लर्न होते जाएंगे. ठीक है? सो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट ओवर 2. सो दैट विल बी 2 पाई 10⁻⁷. तो इस वैल्यू को यहाँ पर इसके प्लेस पे पुट कर दो. 2 पाई 10⁻⁷. आई की वैल्यू 5 और आर आपको निकालना है. अननोन डेटा पता चल गया. सिंपल मैथ्स हो गई है. आर इज इक्वल टू so you can take it as 10 here and this can be cancelled out afterward. 10 and 10⁻⁻³ -4 हो गया. ये -4 + 1 -3. 5 and पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाई नथिंग. ओके, सो 5 × 3.14 is what? 1570. okay, 10⁻⁻3. so this one is in meter. you can solve it 1.57 10⁻⁻2 meter and this may become in centimeter. so this is your answer. okay, so that question is very easy. now next question, that a conducting सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस. स्टेटमेंट देखो मैं बोल रही हूँ बेटा, आप अगर लिखना चाहो तो इसे लिख सकते हो और अगर आपको लिंक चाहिए तो वो मैं भेज दूँगी, बट यू हैव टू कमेंट ओवर इट. सो अ कंडक्टिंग स्फीयर
A conducting circular loop of radius A is connected to a two long straight wire. Here the figure is given along with the question. This one is connected here. I current is flowing across it, and here there is a center. So a conducting circular loop of radius A, radius is given here A. The straight wire carries a current I as shown in figure. Find the magnetic field B at the center of loop. आपको सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो सबसे पहले जब यहाँ पर इस तरीके का केस हो कि करंट दिया हो, डायरेक्शन दिया हो, सेंटर पे निकालना है, तो सबसे पहले तो रूल्स लगा लो जो यहाँ पर डायरेक्शन के रूल्स होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका राइट हैंड रूल वर्क करेगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पहले देख लो। मैग्नेटिक फील्ड का डाउनवर्ड पोर्शन के बेसिस पर ये करंट को शो कर रहा होता है, एंड द फिंगर्स आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पॉइंट एट विच वी आर फाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो फिंगर जो होंगी वो सी पॉइंट की तरफ हैं, एंड द थंब इज टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। बाय पुशिंग फ्रॉम बैक द डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो नीचे वाला जो पोर्शन हुआ, ये पोर्शन, इस पोर्शन के बेसिस पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ आ रहा है? आउटवर्ड टू द बोर्ड, यानी आप इसे डॉट से इंडिकेट कर दोगे ना। ऊपर वाले पोर्शन के बेसिस पे देखो तो ये स्फीयर जो ऐसे रखा हुआ है यहाँ पर, ये स्फीयर, उसका ऊपर वाले पोर्शन पे करंट किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंड द फिंगर्स आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स सेंटर। बाय पुशिंग फ्रॉम बैक यू विल गेट द करंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ आ रहा है? इनवर्ड। तो अपवर्ड पोर्शन ऑफ द सर्कुलर लूप के बेसिस पर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी इनवर्ट, यानी क्रॉस। क्लियर? अब यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम है तो आंसर क्या आ जाना चाहिए? अपवर्ड और डाउनवर्ड ऑपोजिट डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यू विल गेट द आंसर एज 0। क्लियर? अब यहाँ पर आप देख लो कि मैग्नेटिक फील्ड किस किस पॉइंट पर डिपेंड करती है। सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? अभी आपने लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया, μ0I/2r सिंगल टर्न के लिए, ठीक है, μ0I/2r। तो सेमी सर्कुलर के लिए कितनी हो जाएगी? बिकॉज व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? करंट ही तो है। तो यहाँ पे करंट अगर पूरे वायर में I है तो आधे वायर में कितनी होगी? हाफ हो जाएगी। सो दैट मीन्स व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड फॉर हाफ लूप वो हो जाएगी μ0I/4r। हाफ हो गई इस वैल्यू की, ठीक है। इसमें I अबव पोर्शन में और बिलो पोर्शन में सेम है। R इज़ द रेडियस विच इज़ A गिवन हियर, तो आप R की जगह पे A लिख दोगे। दैट मीन्स μ0I/2a। बाकी दोनों टर्म्स कांस्टेंट हैं, तो दैट मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हाफ लूप, हाफ सर्किल, ये मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है बट डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट आ रही है। वन इज़ अपवर्ड, वन इज़ डाउनवर्ड। तो आंसर कितना आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड नेट दैट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड अप प्लस माइनस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डाउन। नीचे के लिए आपने माइनस साइन लगाया है, ऑपोजिट डायरेक्शन, एंड यू विल गेट दिस आंसर एज 0 बिकॉज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। सो दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन, यू डोंट नीड टू डू कैलकुलेशन हियर। Okay, so this kind of numerical may be solved by only the application of direction law. Clear? Come to next question, question number 3. You can note down the statement. A square loop PQRS, ये फिगर भी साथ में दी हुई है। This is PQRS. In this manner figure is given and the current is flowing here in this way. So a square loop PQRS carrying a current 6 ampere. This current I is equal to given as 6 ampere is placed near a long wire carrying 10 ampere current. This is a long wire carrying current. This now you have to consider it as I1 and this one is I2. So I2 is given as 10 ampere. This current is I1 and this is I2. As shown in figure, show that first part is show that magnetic force acting on the part PQ is equal and opposite to that part on RS. First of all,
PQ पर मैग्नेटिक फोर्स PQ, दिस वन PQ पे मैग्नेटिक फोर्स और RS पे मैग्नेटिक फोर्स इक्वल होगा और ऑपोजिट होगा, ठीक है. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. एक्टिंग आर इक्वल एंड दैट equal and opposite to that of the part RS. Okay, and second part is find the magnetic force on the square loop. So we have to find out these two parts. First part हमें equal proof करना है, equal and opposite force. And second part magnitude of force. ठीक है. Now what is the force formula for current carrying wire? F is equal to I B L sin theta. यही होता है, ठीक है. अब यहाँ पर PQ वायर के बेसिस पे देखो तो PQ वायर पे कितना फोर्स लग रहा है. सो PQ वायर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, सबसे पहले सॉल्व करके देखते हैं. यहाँ पे देख लो, PQ के बेसिस पे RS पे मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड और RS के बेसिस पे PQ पे मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन आ चुका है. उसके बाद आपको क्या निकालना है कि इसमें फोर्स कितना है. तो फोर्स के लिए लेफ्ट हैंड रूल. फर्स्ट ऑफ ऑल करंट डायरेक्शन इज गिवन हियर. RS के लिए निकालते हैं करंट डायरेक्शन. दिस वन इज करंट डायरेक्शन R2S. मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड, ठीक है. सो फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड हियर. दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. नाउ मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड और करंट कहाँ से फ्लो कर रही है, ये करंट है. सो करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम P to Q. सो you are getting the direction of force here in downward direction. So this one is the direction of force. Okay, so force तो यहाँ पर downward आ रहा है, यहाँ पर upward आ रहा है. तो first part तो proof हो गया. this A part that PQ और RS पे equal and opposite forces लग रहे हैं. second है magnitude of force हमें निकालना है. तो magnitude of force on what? square loop पे magnetic force निकालना है square loop पे. square loop है, इसकी जो साइड है, साइड इज़ 2 सेंटीमीटर. अच्छा, यहाँ पर देखो ये RS और PQ आर्म पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होगा. ये कैसे, आप रेक्टेंगुलर कॉइल का केस याद है जो मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई होती है. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस स्क्वायर लूप पे किसके बेसिस पर अप्लाई हो रही है, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के बेसिस पर. तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रही है. ये मैग्नेटिक फील्ड जिस पॉइंट पर जा रही है, अगर हम इन आर्म को लेते हैं देन वी आर अप्लाइंग द फॉर्मूला F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा. हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ. तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और लेंथ ऑफ दिस आर वो भी अलोंग विद द मैग्नेटिक फील्ड है, या ऑपोजिट डायरेक्शन. इस केस में देखोगे तो ये PQRS, ठीक है. अब RS और PQ ये दोनों आर्म जो होंगी मैग्नेटिक फील्ड से अलोंग विद आएंगी, यानी उनके लिए थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0. तो दैट मीन्स कि PQ और RS आर्म पे कोई भी मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस वायर. इट इज़ नॉट applicable. There is no force acting over this PQ and RS arm. जो फोर्स एप्लीकेबल पहले पार्ट में निकाला था वो किसके बेसिस पे निकाला था, ड्यू टू द पैरेलल वायर कंडीशन. ओके, यहाँ पर स्ट्रेट वायर के केसेस में PQ एंड RS आर्म पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा. अप्लाई किस पर हो रहा है, PS एंड QR आर्म पे फोर्स अप्लाई हो रहा है. यहाँ पर PS और QR आर्म इन पे हमें फोर्स निकालना है, ठीक है. सो फोर्स की वैल्यू के लिए सबसे पहले देखो तो जो PS आर्म है, PS आर्म इज एट 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस. इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. इट इज़ 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम दिस इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर. एंड सो द QR आर्म इज, ये कितनी साइड दी हुई थी, 2 सेंटीमीटर. सो 2 + 1 दैट इज 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है QR आर्म की. क्लियर, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, हम इसमें ये देख लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड दोनों आर्म पे किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है. सो आप देखो तो करंट कैरिंग वायर में करंट अपवर्ड डायरेक्शन में द फिंगर्स आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स द पॉइंट एट विच वी आर गोइंग टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड. तो फर्स्ट आर्म और सेकेंड आर्म पे देख लेते हैं. फर्स्ट आर्म पे भी इनवर्ड आएगी और सेकेंड आर्म पे भी इनवर्ड आएगी, क्योंकि इसमें करंट से तो इनकी मतलब ही नहीं है, ठीक है. सो दैट इज़ वाई हियर the magnetic field is downward in this arm, and here in this arm also magnetic field is downward. So to find out the direction of force we will apply Fleming left hand rule. So magnetic field is inward, this one is magnetic field, the current is downward, so force is acting right.
So on this arm the force is acting right. This is FPS. PS आर्म पे फोर्स कितना है टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, वैल्यू अभी हम निकालेंगे. अब यहाँ पर QR आर्म पे देख लेते हैं. करंट इधर से जा रही है और इधर वापस आ रही है. सो करंट डायरेक्शन अब क्या हो गया, अपवर्ड. मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, सो फोर्स इज हियर इन द लेफ्ट डायरेक्शन. सो QR आर्म पे फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन पे, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, F net on the square that is equal to FPS माइनस ऑफ FQR. बाकी दो आर्म को तो हमें इंक्लूड ही नहीं करना है, ठीक है. ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई ही नहीं होगा. क्लियर. तो यहाँ पर FPS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, IBL साइन थीटा. सो साइन थीटा मीन्स द एंगल बिटवीन I and B. So I is the current and magnetic field here is inward to the board. तो करंट जा रही है बोर्ड की डायरेक्शन में डाउनवर्ड, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, ठीक है. तो थीटा कितना हो गया 90. बोर्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है और करंट यहाँ पर बोर्ड में ऐसे जा रही है, तो यहाँ पर थीटा कितना बन रहा है 90 डिग्री. सो हियर दिस वन इज साइन 90. सो साइन 90 इज़ 1. FQR में देख लेते हैं. I यहाँ पर I क्या है, I इज़ द करेंट ऑन द करेंट कैरिंग वायर, तो वो करेंट हमने क्या ली हुई है, दैट इज़ I1. सो I1 एंड मैग्नेटिक फील्ड इनटू L लेंथ ऑफ PS आर्म माइनस ऑफ FQR मीन्स I1 जहाँ यहाँ पे करेंट सेम है, देन मैग्नेटिक फील्ड, देन लेंथ ऑफ QR. बिकॉज इट इज़ ए स्क्वायर तो दोनों लेंथ सेम होगी, QR की लेंथ और PS की लेंथ सेम है. नाउ I1 कॉमन ले लो. मैग्नेटिक फील्ड यहाँ फर्स्ट वायर के केस में, यहाँ PS वायर के केस में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I ओवर 2πr. ठीक है. स्ट्रेट वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है एट एनी पॉइंट, यहाँ पर P, अगर P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, सो म्यू नॉट I ओवर 2πr ये होता है, वेयर R इज़ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द स्ट्रेट वायर. तो स्ट्रेट वायर ये है, स्ट्रेट वायर से कितनी डिस्टेंस पर है ये PS आर्म, it is at 1 centimeter. So we will put the value of 1 centimeter, that is 1 into 10 to the power minus of 2. मीटर में कन्वर्ट कर लिया. देन म्यू नॉट, और ये जो I है ये किस बेसिस पर है, और दैट इज द करंट ऑन द स्ट्रेट वायर ड्यू टू विच मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड एट दिस पॉइंट. सो दिस करंट इज व्हाट, दिस इज I2. Put the value of I2 here. So mu naught, this is I2 divided by 2 pi. And what is the distance of this arm, QR arm, from the straight wire? This is 2 plus 1, 3. So it will be 3 10 to the power minus 2. Clear? So we will get the net force as I1. I1 की वैल्यू है 6. L is the length of the wire. This is length of this square loop. यहाँ पर लेंगे साइड, that means 2 10 to the power minus 2. देन जो टर्म कॉमन है बाहर निकालते जाओ, I2 बाहर आ गया. क्लियर. अब इनको सॉल्व कर लो. सो 6 इंटू 10 to the power minus 2. म्यू नॉट ओवर 4 पाई की वैल्यू इतनी होती है, 4 पाई की 10 to the power minus 7 होती है, तो पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 इंटू 10 to the power minus 7. देन I2 is 10, 1 by 10 to the power minus 2. This is 3, that means 2 by 3. Two, 4, 2, 16, 10 to the power minus of 6, 1.6 10 to the power minus 5 Newton. So this much is the net force on the sphere. Clear? ये तो फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया. डायरेक्शन क्या होगा, जो फोर्स ग्रेटर है, राइट डायरेक्शन फोर्स है, एक लेफ्ट डायरेक्शन फोर्स है, जो फोर्स ग्रेटर है उस डायरेक्शन में नेट फोर्स एक्ट करेगा. तो आप देखो राइट डायरेक्शन का जो वायर है PS वायर, इट इज़ क्लोजर, तो डिस्टेंस यहाँ पर कम हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई है. यहाँ पे डिनोमिनेटर टर्म कोई नहीं था, ये 1 है वैल्यू, और यहाँ पर आया था 1/3, तो ऑब्वियसली राइट डायरेक्शन फोर्स इज मोर. सो दैट इज़ वाई वी कैन से
that the net force direction is right. Clear? So this one is the answer. So come to next question. Question number 4. It is also a tricky question. You can write down the statement. A figure is given. The wire ABC shown in figure forms an equilateral triangle. Find the magnetic field at the center O of the triangle, assuming the wire to be uniform. So this is question number 4. An equilateral triangle is given. Nothing, no data is given here. ABC is equilateral triangle. That means AB is equal to BC is equal to CA. These three arms are equal and angle is 60 degree here. Okay, and we have to find out the magnetic field at the center of this triangle. So what you have to do, यहाँ पे सेंटर निकालना है. सेंटर निकल आएगा, किस पॉइंट पर आता है ये 2/3 1/3 में कन्वर्ट करता है, आपको पता ही है. यहाँ सेंटर पे जब आप निकालोगे, सो फ्रॉम दिस वायर, ये AB वायर के बेसिस पे सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो उसकी वैल्यू यहाँ पर इतनी डिस्टेंस से निकालोगे. दिस इज़ O पॉइंट. लेट इट बी AB वायर के बीच में P है, देन Q, देन R. ओके, सो वी कैन फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट O पॉइंट ड्यू टू AB. अगर इस पे मैग्नेटिक, बिकॉज इट इज़ अ फाइनाइट लेंथ वायर, सो विल टेक द केस हियर म्यू नॉट ओवर 4 पाई I साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2. यही केस लेते हो, ठीक है. एंड डिवाइडेड बाई द डिस्टेंस दैट इज PO. ये केस आता है इसमें फाइनाइट लेंथ वायर के केस में फॉर्मूला. नेक्स्ट B नॉट ड्यू टू BC that is equal to mu naught over 4 pi I divided by OQ sin phi 1 dash plus sin phi 2 dash. अभी phi 1 और phi 2 देख लो क्या है कि यहाँ पर जब हम phi 1 और phi 2 लेते हैं तो दिस वन इज़ द एंगल. ये है phi 1 और ये है phi 2. यहाँ पर इस केस में ये phi 1, ये phi 1 डैश एंड phi 2 डैश, इस तरीके से ये वैल्यूज़ आएंगी. तो आप ये देखोगे ये 30 डिग्री 60 डिग्री को यहाँ पर डिवाइड कर देगा 30 एंड 30 में, बिकॉज हम सेंटर पॉइंट ले रहे हैं. सो दीज 5 वैल्यूज़ आर कमिंग 30 एंड 30 इन ऑल 3 केसेस. क्लियर? सो ड्यू टू CA दैट विल बी कम एज म्यू नॉट ओवर 4 पाई OR divided by sin phi 1 double dash plus sin phi 2 double dash. ओके, अब यहाँ पर सब में इसकी वैल्यू 30 एंड सो ऑन है. मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अगर करंट फ्लो कर रही है I, यूनिफॉर्म है करंट यहाँ पर दिया हुआ है. सो फर्स्ट वायर AB वायर के बेसिस पे डाउनवर्ड आएगी, BC वायर के बेसिस पर भी डाउनवर्ड आएगी, CA वायर के बेसिस पर भी डाउनवर्ड आ रही है मैग्नेटिक फील्ड. सो तीनों के केसेस में मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है. सो वी विल ऐड अप ऑल द 3 मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. सो नेट मैग्नेटिक फील्ड BO हमें निकालनी है. सो BO दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई I डिवाइडेड बाई, इट इज श्योर दैट OP, OQ एंड OR आर सेम. तो इनकी कॉमन वैल्यू को अगर हम L रख देते हैं, OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू OR दैट इज इक्वल टू L. So we can take it common as L. Afterward 3 times of sin 30 plus sin 30. Clear? अब वैल्यू देखो 10 to the power minus 7 I divided by L into 3. sin 30 is 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 1 हो गया. We'll get it as thrice of I divided by L into 10 to the power minus 7. ओके, सो I एंड L की वैल्यू के बेसिस पर आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा. कम टू द नेक्स्ट पार्ट हियर इन द सेम क्वेश्चन. देयर इज अ वेरिएशन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. द करंट इज गिवन हियर इन दिस मैनर. दैट करंट इज कमिंग फ्रॉम द vertices and the wire is given here in this manner. Again it is a equilateral triangle and this one is the center of loop.
सो करंट इज फ्लोइंग हेयर लाइक दिस वे, ऐसे करंट फ्लो कर रही होगी, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। आई करंट आ रही थी तो I/2 ठीक है, और वो I/2 कंबाइंड होकर के यहाँ पर आई करंट में कन्वर्ट हो जाएगी। इतना ही है केस। यहाँ पर फर्स्ट वायर के बेसिस पर ये जो I/2 है, इसके बेसिस पर अगर राइट हैंड रूल लगाते हैं, ये थंब है, करंट को शो कर रहा है एंड द फिंगर्स आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स O, राइट हैंड यूज़ करना है। सो यहाँ पर करंट, this one is the current and the fingers are pointing towards O. By pushing from back, the magnetic field is coming upward. So here the first case is upward due to AB arm, ABC, AB arm के बेसिस पर upward आ रही मैग्नेटिक फील्ड। अब AC आर्म के बेसिस पर देख लेते हैं। सो हियर यहाँ पर देखो मैग्नेटिक, यहाँ करंट डाउनवर्ड जा रही है और इनवर्ड आ रही है, सो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड। दोनों की क्योंकि आर्म लेंथ सेम है तो, और एंगल भी क्योंकि सेंटर पे ले रहे हो तो एंगल क्या हो जाएगा 30 एंड 30 जैसे पहले केस में लिया था। तो एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड के बेसिस पर नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कितनी हो जाएगी 0। उसके बाद अब BC आर्म को चेक कर लेते हैं। तो BC आर्म के बेसिस पर यहाँ पर I/2 है इतने पार्ट में और इतने पार्ट में I/2 है। सो इतने पार्ट के बेसिस पर अपवर्ड और इतने पार्ट के बेसिस पर डाउनवर्ड। तो अगर हम इसको यहाँ पर Q लिखते हैं तो देखो यहाँ पर इतने पार्ट की बेसिस पे यहाँ पर सेंटर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जा रही है, दिस इज अपवर्ड डॉट, और इस पार्ट के बेसिस पर डाउनवर्ड, सो क्रॉस। नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इस केस में कितनी हो जानी है 0। इस तरीके के केसेस भी आते हैं। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं थी, ये एक आपका क्लोज लूप था जिसमें करंट फ्लो कर रही थी और ये करंट कंटिन्यूएशन में फ्लो कर रही है इन दिस मैनर, यहाँ से A to B, B to C एंड C to A। जबकि यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट ऑपोजिट हो चुके हैं, A to B एंड A to C में आप देखो तो डायरेक्शन ऑपोजिट है। क्लियर? सो दैट इज़ द डिफरेंस ड्यू टू द गिवन डेटाज, गिवन स्टेटमेंट ऑफ न्यूमेरिकल्स। So you will solve according to numerical and you have to apply your previous knowledge. The more you practice, more you will get command over each and every numerical. Next question ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में है कि two parallel wires separated by distance 10 cm carrying 10 ampere current and 40 ampere current in the same direction. Where should a third current wire be placed so that it experience no magnetic force? ऐसे क्वेश्चन देखो आपके इम्पॉर्टेंट हैं और बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पज़ से भी और कंपटीशन में भी पॉसिबल हैं। तो इस क्वेश्चन को और कर लेते हैं। आज मैं आपको केवल 5 क्वेश्चन कराने वाली थी और ये लास्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको कराऊंगी अभी। सो इन दिस क्वेश्चन 10 एम्पियर एंड 40 एम्पियर के 2 वायर्स हैं, एम्पियर करंट की 2 वायर्स हैं, 10 सेंटीमीटर पर प्लेस्ड है एंड द करेंट इज़ इन द सेम डायरेक्शन। क्वेश्चन में जो डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग्स में फिगर बना लो किसी क्वेश्चन में जहाँ पर फिगर बन सकती है, जहाँ पर डायरेक्शन रिक्वायर्ड है। और बाकी आप अगर डेटा से डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है तो आप डेटा लोगे। 10 सेंटीमीटर इनके बीच की डिस्टेंस दी है, पैरेलल वायर का केस है, D = 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे थर्ड वायर को किस पोजीशन पे प्लेस किया जाए मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाए। ये कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है जहाँ पर आप इक्विलिब्रियम कंडीशन के क्वेश्चन सॉल्व करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही के केस में आते थे। तो लेट द थर्ड वायर इज प्लेस्ड हियर एंड दिस इज पॉइंट P, जहाँ पे नेट मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर F कितना हो गया है 0। तो फर्स्ट वायर के केसेस बेसिस पर अगर आप देखो तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पर डाउनवर्ड आएगा, सेकेंड वायर के बेसिस पर अपवर्ड आएगा। तो सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड अगर 0 हो जाए तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाना है इस वायर पर, क्योंकि आप फोर्स के लिए फॉर्मूला लगाते हो IBL sin थीटा। तो B की वैल्यू को 0 कर दो, फोर्स भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर B को 0 करने के लिए आपको फर्स्ट वायर के बेसिस और सेकेंड वायर के बेसिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर एट पॉइंट P एंड लेट दिस वायर इज सिचुएटेड एट x डिस्टेंस। ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी ड्यू टू वायर आप लेते हो क्या हो फॉर्मूला μ0 I/2πr, सो 2πx, और क्योंकि आपने फर्स्ट वायर लिया सो I1 गॉट इट। अब सेकेंड केस में मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू वायर 2, तो वो कितनी हो जाएगी μ0 I2/2π
यहाँ पर कितनी होगी, सेकेंड वायर से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी पी पॉइंट की, 10 सेंटीमीटर माइनस एक्स, सो इट विल बी 10 माइनस एक्स। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन लेनी है। तो पहले आपने ले लिया कि मैग्नेटिक फील्ड इफ़ इट इज़ ज़ीरो देन फोर्स मस्ट बी ज़ीरो, तो क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आंसर ज़ीरो आना चाहिए, तो उसके लिए एक्स निकालना है। आपके लिए फोर्स का आंसर तो ज़ीरो है, एक्स निकाल लोगे। अगर आप फोर्स को ज़ीरो करना चाहते हो तो मैग्नेटिक फील्ड B1 और B2 क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन आपने देख लिया ऑपोजिट आ रहा है। ड्यू टू फर्स्ट वायर इट इज़ इनवर्ड। यहाँ पर देखो राइट हैंड यूज़ करोगे, फर्स्ट वायर पे करंट अपवर्ड जा रही है, फिंगर्स आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स पी पॉइंट, बाय पुशिंग फ्रॉम बैक द डायरेक्शन ऑफ magnetic field is coming inward. So here this one is cross. Due to this wire the current is going upward and the fingers are pointing towards P point. By pushing from back the direction of fingers indicate the direction of magnetic field, it is coming outward. So inward and outward direction opposite है, बस magnitude wise अगर equal हो जाते हैं तो net magnetic field ज़ीरो हो जाएगी. So B1 should be equal to B2. Then you will take the case here, mu naught I1 over 2 pi x is equal to mu naught I2 over 2 pi 10 minus x. ये इजी हो जाते हैं न्यूमेरिकल अगर आपने बेस अप्लाई कर दिया. सो I1 here is given as 10 divided by x, I2 is given as 40, 10 minus x. You will get the answer here that 10 minus x is equal to 4x, 5x is equal to 10, x is equal to 2. So 2 centimeter, x here is 2 centimeter. तो 2 सेंटीमीटर फर्स्ट वायर से ले सकते हैं, या आप 10 माइनस 2 करेंगे 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेकेंड वायर. सो दिस इज़ योर आंसर एंड आई होप दैट you will solve more numericals based on different books and based on this unit. Okay, and tomorrow again I will come with some new numericals based on some different concept.